30 जुलाई 1908 की सुबह थी। वक्त था 7:01। रूस के इलाके साइबेरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक जोरदार धमाका, ऐसा जैसे किसी ने आसमान से ताकतवर बम गिराया हो। कहा जाता है कि यह धमाका हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। लेकिन ठहरो, एटम बम तो 1945 में बनाया गया था। फिर 1908 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? ये वो पुरस्कार वाकया है जिसके बारे में आज तक कोई पक्की बात नहीं की जा सकी। कुछ लोग कहते हैं कि यह निकोला टेस्ला की किसी खुफिया इजाद का नतीजा था, तो कुछ का मानना है कि यह खलाई मखलूक का काम था। कुछ ने इसे ब्लैक होल गैस धमाके डार्क मीटर से जोड़ा, जबकि कुछ का ख्याल था कि वहां के मकामी लोग अपनी देवी देवताओं को इसका जिम्मेदार समझते हैं। हता कि कुछ ने कहा कि यह खला से आने वाले किसी शहाब साकिब की वजह से हुआ। लेकिन क्या कभी यह बात साबित हो सकी? नहीं। इस वाकये पर बेशुमार नजरियात बनाए गए हैं और हर नजरिए ने नई उलझनें पैदा की है। अब सवाल यह है कि आखिर आजकल इस वाकये को लेकर इतना शोर क्यों है, और क्या यह वाकई हमारे लिए अच्छी खबर नहीं? आओ हम इस पुरस्कार कहानी के राजों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि 1908 में साइबेरिया की इस जगह पर किया हुआ था। ये कहानी 30 जून 1908 की सुबह की है। वक्त था 7:14। रूस के इलाके साइबेरिया में एक पुरस्कार धमाका हुआ। इस धमाके की शिद्दत ऐसी थी कि 15,000 किलोमीटर दूर तक जमीन लरज गई। 10,000 किलोमीटर दूर लोग एक जोरदार आवाज और आसमान में एक बड़े मशरूम कलोड को देखने लगे, जैसे आमतौर पर एटमी धमाकों के बाद नजर आता है। 8,000 किलोमीटर दूर लोगों ने आसमान में शोले उठते और बहरे कर देने वाली आवाजें सुनी। धमाके के मरकज से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर शॉक व्यू इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को हवा में उछाल दिया, घरों के शीशे टूट गए, सामान बखर गया और बहुत से लोग बेहोश हो गए। खुशकिस्मती ये थी कि धमाके का मकाम रिहायशी इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। 3,000 किलोमीटर दूर एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। शॉक व्यू ने इसे 15 मीटर हवा में उछाला और एक चट्टान पर दे मारा। इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और बाद में जख्मों की शिद्दत से वो जानवर ना हो सका। ये तमाम तफसीलात उटंसका इवेंट ई पर बनी एक दस्तावेजी फिल्म में पेश की गई है। हैरानी की बात यह थी कि इस धमाके के बाद कई हफ्तों तक यूरोप और एशिया में रात का अंधेरा खत्म हो गया। लोग रात में अखबारात पढ़ सकते थे क्योंकि आसमान रोशन रहता था। यह वाकया इतना पुरस्कार था कि साइंसदानों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। कुछ ने कहा कि यह खला से आने वाले किसी शहाब साकिब के जमीन से टकराने का नतीजा था, लेकिन मसला यह था कि ऐसी चीजों के टकराने के बाद आसमान इतनी देर तक रोशन नहीं रहता। यही वजह थी कि शहाब साकिब की थ्योरी पहले मुस्तरद की गई, लेकिन बाद में इस पर दोबारा गौर किया गया। यह धमाका हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटम बम से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था और उसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक महसूस किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह क्या था? क्या यह वाकई खला से आया कोई पत्थर था या कुछ और? इस सवाल का जवाब आज तक एक मुइम्ना ही है। टंसका वाकये के वक्त साइंसदानों ने इस जगह के मुआयने में यह पाया कि वहां कोई गड़ा मौजूद नहीं था। अब अगर कोई शहाब साकिब तेज रफ्तार से जमीन से टकराएगा तो एक गड़ा तो जरूर बनेगा, और वो भी इतना बड़ा कि जिसने 2000 किलोमीटर के इलाके को हमवार कर दिया हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां जमीन मुकम्मल तौर पर हमवार थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें यह सब कैसे मालूम हुआ, जबकि कई साल तक वहां कोई नहीं गया। यह मुइम्ना 20 साल बाद इस वक्त खुला जब मदनियात के माहिर लियोनार्ड किल्क ने टंसका के मकाम तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में जब लियोनार्ड मकामी लोगों से मिले तो उन्हें मालूम हुआ कि मकामी लोगों का मानना था कि यह धमाका उनके देवी देवताओं के गजब की वजह से हुआ। उनका कहना था कि आसमान से एक जोरदार बिजली चमकी और सीधा जमीन पर आ गिरी। यह सुनकर साइंसदानों के जहन में निकोला टेस्ला की ऑन डेथ रे का तस्वुर आया। लेकिन पहले उनकी मुहिम की मुश्किलात पर नजर डालें। लियोनार्ड और उनकी टीम के साथ जो घोड़े थे वो बीमार होकर रास्ते में ही मर गए। उनके साथी इन्फेक्शन का शिकार हो गए और उनमें से कुछ रास्ते में दम तोड़ गए। उनके साथ लाया गया खाना खत्म हो गया और उन्हें जंगल में जो कुछ मिलता इसी पर गुजारा करना पड़ा। आखिरकार जब उन्हें यह लगा कि अगर वो धमाके के मरकज तक गए तो वो जिंदा नहीं बच सकेंगे, उन्होंने फैसला किया कि वो मरकज तक नहीं जाएंगे। इसलिए वो आसपास के इलाके से शवाहिद जमा करके वापस लौट आए। लेकिन उनके शवाहिद से क्या मालूम हुआ? कुछ खास नहीं, सिवाय इस बात के कि धमाके का असर बहुत वसी था।
अब बात करते हैं निकोला टेस्ला की ऑन डेथ रे की। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ अहम शख्सियात के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन वो अमीर आदमी थे जिन्होंने निकोला टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर में होने वाले तजर्बात के अखराजात बर्दाश्त किए थे। ये अखराजात बहुत ज्यादा थे और इस पर भी एक दिलचस्प कहानी मौजूद है जो हम आगे बयान करेंगे। दूसरी शख्सियत एडमिरल रॉबर्ट पेरी है। तो ये कौन है? ये वो अमरीकी शख्स थे जो अमरीकी हुकूमत के हुक्म पर मुकम्मल साज और सामान लेकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे, यानी किसी खुफिया मिशन पर थे जिसे हुकूमत ने जाहिर नहीं किया था। 1901 में निकोला टेस्ला जेपी मॉर्गन के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो मॉर्गन भाई, क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे? जेपी मॉर्गन, जो सरमायादाराना सोच के मालिक थे, टेस्ला से उनके मंसूबे की तफसीलात मांगते हैं। निकोला टेस्ला उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा निजाम इजाद किया है जो तवील फासले पर रेडियो सिग्नल भेज सकता है और इसे बिजली की फराहमी की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि ये अपनी बिजली खुद पैदा करेगा। इसका मतलब है कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का निजाम होगा। जेपी मॉर्गन को लगता है कि अगर अमेरिका किसी जंग में शामिल होता है तो जंग के दौरान वो इस एंटीना को हुकूमत को बेच कर काफी दौलत कमा सकते हैं। जेपी मॉर्गन निकोला टेस्ला से पूछते हैं, भाई तुम्हारा ये एंटीना काम भी करेगा या नहीं? मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि मेरा पैसा जाया नहीं होगा। निकोला टेस्ला उन्हें यकीन दिलाते हैं, मॉर्गन साहब फिक्र ना करो, नाम पर भरोसा रखो, मैं टेस्ला हूं। जेपी मॉर्गन निकोला टेस्ला पर भरोसा करके पैसों की सप्लाई शुरू कर देते हैं और वार्डन क्लिफ में टावर की तामीर शुरू हो जाती है। लेकिन 1904 तक जेपी मॉर्गन का सब्र जवाब दे जाता है। वो निकोला टेस्ला से कहते हैं, देखो भाई, या तो कुछ करके दिखाओ या मैं ये सब कुछ बेच कर अपना पैसा वापस लेने का रास्ता निकालूंगा। अब यहां एडमिरल रॉबर्ट पेरी की कहानी शुरू होती है। अमरीकी हुकूमत रॉबर्ट पेरी को नॉर्थ पोल भेजना चाहती थी, लेकिन नॉर्थ पोल के मसले ये थे कि वहां नेविगेशन आसान नहीं था और वहां कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था। अगर कोई हादसा हो जाए तो मदद कैसे बुलाई जाए? ये मसला निकोला टेस्ला ने हल किया। वो रॉबर्ट पेरी से मिले और उन्हें अपने इजाद करदा रेडियो सिग्नल रिसीवर को साथ ले जाने का कहा। इस वक्त निकोला टेस्ला का बनाया हुआ रेडियो सिग्नल रिसीवर वाहिद ऐसी मशीन थी जो तवील फासले पर रेडियो कम्युनिकेशन कर सकती थी। इस एक इक़दाम से निकोला टेस्ला ने दो काम कर लिए। जेपी मॉर्गन को यह दिखाने के लिए एक अमली मुजाहरा किया। अमरीकी हुकूमत को यह साबित किया कि उनका रिसीवर नॉर्थ पोल के लिए बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। यहां से जेपी मॉर्गन को यह बात समझ में आ गई होगी कि निकोला टेस्ला के बनाए गए निजाम में कुछ दम है और एडमिरल रॉबर्ट पेरी का मसला भी हल हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में 1906 में जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को पैसों की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और वार्डन क्लिफ टावर की तामीर का काम रुक गया। अब निकोला टेस्ला मुख्तलिफ सरमायादारों के पीछे जाने लगे ताकि वो उनके मंसूबे में सरमायाकारी करें और इसे मुकम्मल किया जा सके। 1908 का वक्त आ चुका था। निकोला टेस्ला अच्छी तरह जानते थे कि रॉबर्ट पेरी नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर उनके इस तहकीकी मिशन पर है। अब अगर टेस्ला वायरलेस एनर्जी का कोई तजर्बा दुनिया के सामने पेश कर देते जिसके गवाह रॉबर्ट पेरी बनते तो उन्हें अपने मंसूबे के लिए दोबारा फंडिंग मिलना शुरू हो जाती। निकोला टेस्ला ने रॉबर्ट पेरी से कहा, मैं एक तजर्बा करने जा रहा हूं और तुम्हें एक सिग्नल भेजूंगा। रॉबर्ट पेरी ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सिग्नल आया है? टेस्ला ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, जब मैं सिग्नल भेजूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसके बाद निकोला टेस्ला ने अपनी मशीन चला दी और वार्डन क्लिफ टावर से एक बहुत जबरदस्त एनर्जी का बोल्ट नॉर्थ पोल की तरफ भेजा। लेकिन वो नॉर्थ पोल नहीं पहुंचा बल्कि कहीं और जाकर गिरा। और अब समझ गए होंगे कि वो कहां जाकर गिरा था। क्या किसी ने यह कबूल किया कि टंग्स का वाकया निकोला टेस्ला के डेथ रे की वजह से हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चूंकि तारीखी टाइम लाइन में ये वाकयात बिल्कुल ठीक बैठते हैं, इसलिए ये भी एक नजरिया दिया गया है। जी हाँ, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प बात यह है कि जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला की फंडिंग बंद करने की एक और वजह यह थी कि उन्होंने कॉपर माइंस में भारी सरमायाकारी की हुई थी। जब जेपी मॉर्गन को यह एहसास हुआ कि अगर निकोला टेस्ला अपने तजर्बे में कामयाब हो गए और दुनिया को मुफ्त वायरलेस बिजली मिलने लगी तो लोग कॉपर के तार खरीदना बंद कर देंगे और उससे कॉपर माइंस में लगाया गया उनका सरमाया डूब जाएगा। लिहाजा उन्होंने छोटा नुकसान सहकर अपने बड़े नुकसान को बचाने के लिए निकोला टेस्ला के प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। टेस्ला के डेथ रे का सबूत। क्या वाकई टेस्ला ने डेथ रे जैसा हथियार बनाया था?
अगर हम निकोला टेस्ला के अपने बयानात पर यकीन करें तो इसका सबूत भी मौजूद है। 1924 में एक खबर शाये हुई कि निकोला टेस्ला ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा हथियार इजाद किया है जो दुश्मन के हवाई जहाजों को हवा में ही तबाह कर सकता है। 1934 में उन्होंने अपनी इस इजाद का नाम उटीले फोर्स ई रखा। यह हथियार 250 मील तक की दूरी पर हाई एनर्जी पार्टिकल बीम के जरिए किसी भी चीज को निशाना बनाकर तबाह करने की सलाहियत रखता था। 1935 में निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने डेथ रे का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, लेकिन इसे मुकम्मल हथियार में बदलने के लिए उन्हें मजीद सरमाया दरकार है। बदकिस्मती से अमरीकी हुकूमत ने ऐसी रुकावटें डाल दें कि किसी ने भी उनके मंसूबे में सरमायाकारी नहीं की। 1933 में निकोला टेस्ला दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी तमाम तहकीक और जाती सामान FBI ने जब्त कर लिया। यहां तक कि उनके खानदान को भी उनका सामान वापस नहीं दिया गया। साइंसदानों और मुहक्किकीन ने टंगुस्का के पुरस्रार धमाके के पीछे मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं, जिनमें से चंद खास तौर पर नुमाया है। एक, एलियंस का नजरिया। सोवियत राइटर और UFO मुहक्किकीन अलेक्जेंडर कजिंसू और इलिकिसी जुलोतो ने 17 साल की तहकीक के बाद ये दावा किया कि यह धमाका इंसानों की वजह से नहीं बल्कि एक एलियन खलाई जहाज के हादसे की वजह से हुआ। उनके मुताबिक टंगुस्का में एलियंस का खलाई जहाज गिरकर तबाह हुआ। वापस उड़ान भरने के दौरान एलियंस ने एक इंटरप्लेनेटरी हथियार के जरिए धमाका किया ताकि कोई सबूत न रह सके। 2, न्यूक्लियर टेस्ट का नजरिया। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि टंगुस्का के धमाके की जियोमैग्नेटिक इनॉमलीज, जमीन के मकनातीसी मैदान में तब्दीलियां, वही थीं जो एक न्यूक्लियर धमाके के बाद होती है। इससे यह कियास किया जाता है कि यह धमाका जमीन पर किसी न्यूक्लियर टेस्ट या एक इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के तजर्बे की वजह से हुआ। 3, ब्लैक होल का नजरिया। 1973 में नेचर जनरल में शाये होने वाले एक मकाले में यह दावा किया गया कि यह धमाका दरअसल एक माइक्रो ब्लैक होल के जमीन से टकराने की वजह से हुआ था। टेक्सास यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रिलेटिविटी ने यह नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि माइक्रो ब्लैक होल जमीन के टंगुस्का इलाके से टकराया और शुमाली बहरीन ओकियानूस के इलाके से बाहर निकल गया। यह भी दावा किया गया कि टंगुस्का में मादा, मैटर और जिद मादा के टकराव की वजह से बेपना तवानाई पैदा हुई, जिससे यह जबरदस्त धमाका हुआ। 4, मखसूस मकाम पर धमाके की मंसूबाबंदी। कुछ साइंसदानों ने यह निशानदेही की कि अगर यह धमाका 5 घंटे बाद होता तो यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होता। अगर उसकी समत में थोड़ा सा भी फर्क होता तो यह धमाका भारत और चीन के दरमियान कहीं होता। इससे यह नतीजा निकाला गया कि धमाका इंतहाई दुरुस्तगी, प्रिसिजन के साथ एक ऐसे इलाके में किया गया जहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगलात और जानवर थे। टंगुस्का वाकया इंसानी तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। इस वाकये के बारे में साइंसदानों और मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं, लेकिन आज तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह वाकया जमीन के नीचे मौजूद गैस के जखीरे के फटने से हुआ, जिस पर बिजली गिरी और एक जबरदस्त धमाका हुआ। लेकिन सबसे बड़ी उलझन यह है कि जमीन पर कोई गड़ा नहीं बना जो इतने बड़े धमाके की सूरत में होना चाहिए था। नासा के मुताबिक यह एक ऐसा शहाबिया था जो मुकम्मल तौर पर सख्त नहीं था, बल्कि इसके गिर्द बर्फ की तह थी। जब यह जमीन के माहौल में दाखिल हुआ तो उसकी बर्फ पिघल गई और अंदरूनी मवाद धमाके के साथ हवा में तहलील हो गया। इस धमाके से जो झटके पैदा हुए वही टंगुस्का वाकया का सबब बने। चूंकि वो मवाद मुकम्मल तौर पर धूल बन चुका था, इसलिए जमीन पर कोई निशान बाकी न रहा। नासा का कहना है कि जमीन पर हर 300 से 400 साल बाद ऐसे पत्थर गिरते रहते हैं जो मुमकिना तौर पर बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। इसीलिए नासा ने डॉट मिशन शुरू किया, जो एक कामयाब तजर्बा साबित हुआ। इस मिशन के जरिए एक एस्टेरॉयड की समत बदल दी गई, जो जमीन को बचाने की जानिब एक अहम कदम था। टंगुस्का वाकया आज भी मुयन्ना बना हुआ है और उसके हकीकी सबब का इल्म शायद कभी ना हो सके। हर नजरिया अपनी जगह दिलचस्प है, लेकिन हकीकत क्या है ये फैसला आप खुद कर सकते हैं।